दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन। जो पोएम पढ़ी थी एंशिएंट मैरिनर का, जो पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था, क्योंकि सिलेबस में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पार्ट फर्स्ट ही है केवल, ठीक है। तो उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हम देंगे कि भाई एंशिएंट मैरिनर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स में से एस टी कॉलरिज की, और ये पब्लिश हुई थी पहले एडिशन में। कब पब्लिश हुई थी? फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुई थी। किसका फर्स्ट एडिशन? लिरिकल बैलेड्स, फेमस ये वो था, क्या बोलते हैं, पोइट्री कलेक्शन, जो कि एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलके निकाला था। और ये जो फर्स्ट कलेक्शन आया था 1798 में आया था, ये फर्स्ट एडिशन बोल सकते हैं आप इसको ना। तो इसके बाद में रोमांटिक एज की शुरुआत मानते हैं। तो इस फर्स्ट एडिशन के अंदर ये एंशिएंट मैरिनर पोएम भी थी, ठीक है। इट्स ए क्वाइट लॉन्ग पोएम, काफ़ी लंबी पोएम है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसी पे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। ये इस फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया गया है, एंशिएंट मैरिनर कौन है और उसने किस तरीके से अपनी एक बहुत ही बोल सकते हैं कि एडवेंचरस यात्रा के दौरान एक एल्बेट्रॉस नाम का पक्षी है उसको मार दिया था। तो फर्स्ट पार्ट जब ख़त्म होता है उस वक्त उसने एल्बेट्रॉस को मार दिया है। तो वहाँ पर फर्स्ट पार्ट को ओवर कर देते हैं और उससे रीडर्स जो है एक तरह से शॉक में जाते हैं कि क्यों मारा भाई, क्या रीज़न रहा उसका, ठीक है। परंतु वो फर्स्ट पार्ट के बाद में वो रीजंस पता चलते हैं। तो बेसिकली इतने में एक तरह से सस्पेंस पे ख़त्म होता है ये फर्स्ट पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया ये, फिर सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में देखो, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है सुपर नेचुरल फिगर, एक बड़ा ही सुपर नेचुरल फिगर, मतलब जो प्राकृतिक नहीं है, यानी उसमें कुछ शक्तियाँ हैं। इस तरह का जो व्यक्ति दिखाया गया है वो है एंशिएंट मैरिनर नाम से, ठीक है। बच्चों, अगर पीछे से कोई साउंड आ रही हो, कई साउंड्स आ सकती हैं क्योंकि मैं गाँव में हूँ तो खेत वगैरह जुत रहे हैं, बाकी आसपास फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ आ सकती है। मैं सब कुछ सप्रेस नहीं कर सकता, मतलब सब चीज़ आवाज़ें बंद नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो देखो, एंशिएंट मैरिनर को सुपर नेचुरल फिगर के तौर पे इन्होंने प्रेजेंट किया है पोएम के अंदर, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं, ठीक है। और वही फोर्सफुली सुनाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं। परंतु वहाँ पर क्या होता है, एक शादी हो रही होती है, उस शादी में बहुत से लोग जा रहे होते हैं, तो उनमें एक गेस्ट को पकड़ के रोक लेता है, ठीक है, कि भाई मेरी स्टोरी सुनो। अब वो जो गेस्ट है ना, बेसिकली वो सुनना नहीं चाहता, तो वो क्या करता है, उसको एक तरह से हिप्नोटाइज कर देता है, आंखों से सम्मोहित कर लेता है, फिर उसको गेस्ट को सुननी ही पड़ती है। तो पोएम जो एक्चुअल में इस पोएम के अंदर है क्या, वो अपनी पूरी एडवेंचरस जर्नी सुना रहा है। उस मतलब मैरिनर जो है ना, अपनी पूरी उसकी जो एडवेंचरस रोमांच से भरी हुई जो पूरी यात्रा रही है ना, उसको वो सुनाना चाह रहा है, मतलब सुना रहा है बेसिकली उस गेस्ट को। और उसी यात्रा के दौरान उसको एल्बेट्रॉस नाम का पक्षी मिलता है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में होते हैं, वो तूफान में फंस जाते हैं, और तूफान की वजह से उनका जहाज़ एक ऐसी जगह पहुंच जाता है, दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ पोल की तरफ पहुंच जाता है, जहाँ पे बेसिकली वो बर्फ़ के अंदर फंस जाते हैं। और तभी एक मिस्टीरियस एनिमल या बर्ड, बेसिकली बर्ड, एल्बेट्रॉस नाम का बर्ड सामने उनकी नज़र आता है, और वो उस मुसीबत से निकल के वहाँ से बाहर भी आते हैं। परंतु फिर बाद में एल्बेट्रॉस को क्यों मैरिनर अचानक मार देता है, इस चीज़ ने एक्चुअल में रीडर्स को सस्पेंस में छोड़ दिया पहले पार्ट के एंड में, क्योंकि पहले पार्ट के एंड में वो सडनली उसको मार देता है। क्यों मार देता है, बल्कि वो तो उनके साथ में कई दिनों से था वो पक्षी, और एक तरीके से जब वो बहुत बड़े ट्रबल में थे वो तब एकदम सामने नज़र आया था, और उसके बाद में वो उस ट्रबल से बाहर आ गए थे, यानी वो बर्फ़ में चारों तरफ घिर गए थे। उस बर्फ़ के अचानक बर्फ़ का रास्ता टूट गया था, मतलब बर्फ़ टूट गई थी और रास्ता बन गया था, एक तरीके से बोल सकते हो आप। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक पॉजिटिव चीज़ लेके चलते हैं कि भाई एल्बेट्रॉस आ गया तो उसने कुछ पॉजिटिव हुआ उसके आने की वजह से। परंतु उसके बावजूद भी मैरिनर ने क्यों मार दिया एल्बेट्रॉस को, तो ये पोएम का जो पहला पार्ट है वो ऐसी जगह ख़त्म होता है। थीम्स क्या क्या हैं, देखो, नेचर की पावर को दिखाया गया है। पहला जो पार्ट है उसमें क्या दिखाया गया है बेसिकली कि नेचर कितना पावरफुल है सी के रूप में, समुद्र के तौर पे, कि भाई समुद्र में स्टॉर्म आ गया, वो पूरे जहाज़ को उड़ा ले जाता है, एक तरह से बहा ले जाता है दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ, और वहाँ पे वो आइस के वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, यानी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, ऐसी जगह जाके पहुँच जाते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और वो निकल नहीं पा रहे हैं उस एरिया से। बड़ी ही डिसमल, बड़ी बुरी सिचुएशन थी। पोइट लिखता भी है कि आइस वॉज एयर, आइस वॉज देयर, आइस वॉज ऑल अराउंड, कि आइस यहाँ भी है, आइस वहाँ भी है, आइस सब जगह है। तो इसमें नेचर की पावर दिखाई गई है कि नेचर के सामने किसी की नहीं चलती है। सिन कमिटेड, फिर इसमें दिखाया गया कि एक पाप हुआ है, किसके हाथ से हुआ है, एंशिएंट मैरिनर के हाथ से हुआ है। तो क्या बोलता है, देखो,
एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट के एंड में एंशिएंट मैरिनर क्या कर देता है, एक पाप कर देता है, और वो पाप होता है एल्बेट्रॉस को मारने का, क्योंकि ये वही एल्बेट्रॉस है जो एक उम्मीद की किरण की तरह उनके सामने आया था। सभी मैरिनर्स जो उसके नाविक लोग हैं, वो जो पूरे जहाज में इतने लोग हैं, उन सबके सामने एक उम्मीद की किरण की तरह आया था, रे ऑफ होप के रूप में निकल के आया था, जब वो उस आइस के अंदर होपलेसली ट्रैप्ड हो गए थे, जब उनको कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। वहां पे तो दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कोई पक्षी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहां अचानक एल्बेट्रॉस निकल के आया, और उसके बाद में क्या हुआ कि भाई वो जो समुद्र है उसमें से जो जहाँ चारों तरफ से आइस से घिरे हुए थे, वो आइस टूट जाती है और इनको रास्ता मिल जाता है निकलने का। ठीक है, तो एक तरीके से ये उस बंदी जो कन्फाइनमेंट, वो जेल सी बन गई थी इनके लिए, उससे फ्री हो जाते हैं ये लोग। तो ये एल्बेट्रॉस उनके लिए एक रे ऑफ होप की तरह आया था। ठीक है, एक उम्मीद की किरण की तरह आया था। और बाद में ये एल्बेट्रॉस उनके साथ लगातार रहा, डेली उनके पास में जहाज़ पे आके बैठ जाता है ये उनको, ये मतलब जो नाविक लोग हैं, मैरिनर्स हैं, ये सब उसको खाना वाना खिलाते हैं। ठीक है, तो ये डेली इसका आना जाना रहता था इनके जहाज़ पे। जब इतना घुल मिल गया था, तो उसके बाद में किसी अननोन कारण की वजह से एंशिएंट मैरिनर ने अपने क्रॉस बो से उस एल्बेट्रॉस को मार दिया। तो ये इसने पाप किया, सिन कमिटेड। फिर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की थीम भी है इसमें। बेसिकली इस पोएम के अंदर काफ़ी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। पहली बात तो शुरू में हिप्नोटिक पावर्स दिखा दी उन्होंने कि एंशिएंट मैरिनर के अंदर कैसी पावर्स है, हिप्नोटिक, वो सामने वाले को सम्मोहित कर सकता है, उसको अपनी बात को सुनने पे मजबूर कर दिया उसने। ठीक है, उसकी तरफ सिर्फ एक नज़र देख के ही, और वो गेस्ट उसके बाद में हिल भी नहीं पाया, उठ के जा भी नहीं पाया। ये बोल रहा है उठ जा तो उठ जाएगा, ये बोल रहा है बैठ जा तो बैठ जाएगा, ऐसी कंडीशन हो गई उसकी। फिर एट द एंड ऑफ द पोएम में हमें क्या नज़र आता है भाई, वो पूरी पोएम को नैरेट सुनाता है उसको, मतलब बेसिकली तो फर्स्ट पार्ट के एंड में, सॉरी फर्स्ट पार्ट एंड की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी पोएम के एंड का नहीं, कि फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में क्या होता है, वो मैरिनर बड़ा ही टेरिफाइड नज़र आता है, मतलब उसके चेहरे पे बड़ा ही एकदम डर नज़र आता है। अब वो गेस्ट सामने उसकी कहानी सुन रहा है, वो भी नोटिस कर सकता है कि मैरिनर किसी बात से बहुत ज़्यादा डर गया है, ऐसे डर गया जैसे कि मान लो उसने कोई भूत देख लिया हो। ठीक है, वो किस बात से डर गया होता है कि जब वो इंसिडेंट उसके माइंड में आता है, वो सुना रहा होता है उसको कि मैंने किस तरीके से एल्बेट्रॉस को मार दिया, तो उस घटना के स्मरण से, उसकी याद से वो एकदम डर जाता है। उसके चेहरे पे भयंकर डर दिखाई दे रहा होता है, एकदम साफ, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भूत देख लिया हो मैरिनर ने। तो वो भी एक तरह से सुपर नेचुरल सिचुएशन बन गई एक तरीके से कि भाई ये तो डरा हुआ क्यों है। तो ये भी ऐसी चीज़ हो गई जैसे कोई सुपर नेचुरल सिचुएशन बन गई हो। ठीक है, तो वो एक्चुअल में डर किस लिए था, उसने जो सिन कमिट किया था, उसने जो पाप किया था, उसकी वजह से उसके चेहरे पे वो उस कहानी को सुनाते हुए डर आ गया था मैरिनर के चेहरे पे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में, एलिट्रेशन, हिज हैंड ड्रॉप्ड ही, हा, तो हा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में, कॉन्सोनेंट साउंड, वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है। हा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये एलिट्रेशन हो गया वर्ड के स्टार्टिंग में। ठीक है, कॉन्सोनेंस, इट क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड एंड रोड एंड हाउल्ड, तो ड, तो ड साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, परंतु ये वर्ड के स्टार्टिंग में नहीं हो रहा, बाद में हो रहा है, बीच में या पीछे, इसलिए इसको हम कॉन्सोनेंट से बोलेंगे, एलिट्रेशन नहीं कहेंगे। एलिट्रेशन में हमेशा वर्ड की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, और कॉन्सोनेंट्स में बीच में पीछे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सिमिली, जैसे ब्राइड है, मतलब पोएम के अंदर वो जो गेस्ट होता है वो एक शादी में जा रहा था, उसके रिलेटिव की शादी होती है, बहुत क्लोज रिलेटिव की, तो वहाँ पे दुल्हन, जो दुल्हन है ना, उसको कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है, रेड रोज से, मतलब बेसिकली लिखा गया है रेड एज ए रोज इज शी, कि वो दुल्हन है कैसी है, एक गुलाब के समान लाल है। ठीक है, तो ये सिमिली हो गया, क्लियरली कंपैरिजन हो रहा है, एज या लाइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके क्लियरली कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिमिली। सिमिली का ही एक और एग्जाम्पल भी है, जब बाद में देखा जाए तो जो आइस है, चारों तरफ से आइस से घिर जाते हैं, तो जो आइस है ना, उस आइस को भी कंपेयर किया गया है एमरेल्ड से। एमरेल्ड नाम का जो सेमी प्रेशियस स्टोन होता है ना, कीमती पत्थर, उससे कंपेयर किया गया आइस को। क्या लिखा गया, कॉलरेज लिखते हैं कि जो आइस है वो कैसी नज़र आ रही है, जैसे कि एज ग्रीन एज एमरेल्ड, एमरेल्ड की तरह हरी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये भी सिमिली हो गई। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब जब किसी नॉन लिविंग थिंग या नेचर को क्या करते हैं, एक तरीके से इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। स्टॉर्म इज पर्सोनिफाइड, है ना, बेसिकली स्टॉर्म को क्या किया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया, तूफान को पर्सोनिफाई किया गया, क्योंकि उसको एड्रेस कैसे किया गया पोएट के द्वारा, ही से। ही इज टिरनस एंड स्ट्रांग, कि वह बहुत ज़्यादा आतंककारी और ताकतवर है ना, तो ही जैसे कोई इंसान है, तो स्टॉर्म को कैसे ट्रीट किया गया, इंसान की तरह, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। पॉलीसिंडेटन, पॉलीसिंडेटन क्या होता है, जब जो कंजक्शंस होते हैं जैसे कि एंड, और, बट, नॉट, एंड, बट और नॉट, इनका रिपीटिशन हो लगातार, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिंडेटन बोलते हैं। अब देखो 3 लाइन है, एंड नॉर देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो, एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड, एंड आइस मैस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय, लगातार 3 लाइनों में लगातार एंड से स्टार्टिंग हो रही है, तो ये पॉलीसिंडेटन की एग्जाम्पल है। ठीक है,
अब है सस्पेंस का एलिमेंट्स है इस फर्स्ट पार्ट में। देखो जो फर्स्ट पार्ट है बेसिकली स्टार्टिंग एकदम सस्पेंस होती है कि एक अजनबी जो कि एंशिएंट मैरिनर है वो दूसरे अजनबी जो कि एक वेडिंग गेस्ट है उसको अचानक बोलता है मेरी कहानी सुन लो। अरे भाई अचानक कोई अजनबी दूसरे अजनबी से बोल रहा है मेरी कहानी सुनो, ठीक है। और फिर उसको ज़बरदस्ती रोक भी लेता है, अपनी कहानी सुनने को मजबूर कर देता है। फिर तो बड़ा सस्पेंसियस चीज़ है कि ये भाई इतनी सस्पिशियस है कि भाई ऐसा कैसे कोई कर सकता है, तो ये क्यों कर रहा है ऐसा, तो सस्पेंस आ गया ना, सस्पिशियस चीज़ हो गई, ठीक है। पोएम के एंड में मतलब फर्स्ट पार्ट के एंड में एंशिएंट मैरिनर एल्बर्टस को मारता है। ये भी बड़ा सस्पिशियस हो गया कि भाई एक ऐसा इनोसेंट एकदम भोला भाला पक्षी, ठीक है, इसको बिना किसी कारण कि इसने क्यों मार दिया, क्या वजह हो सकती है ऐसी कि इसने इसको मार दिया। बाद में ठीक है इस पोएम के अंदर ऐसा नहीं है, मतलब सॉरी फर्स्ट पार्ट के लिए अंदर ऐसा नहीं है, परंतु बाद में पोएम में क्लियर होता है हमको कि एल्बेट्रॉस को जो वो मैरिनर है ना वो क्या कंसीडर कर रहा है, मैरिनर एल्बेट्रॉस की ये बुरा संकेत है, बैड ओमेन है, कि भाई ये एक अपशगुनी है ये पक्षी, वो उसको अपशगुनी मान के चल रहा है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि वो उसको लगता है कि एल्बेट्रॉस के आने के बाद में हवा चलना बंद हो गई थी बेसिकली, वो उस बर्फ से निकल गए थे परंतु हवा बहना बंद हो गई थी, तो उसको ऐसा लगा कि इस एल्बेट्रॉस की वजह से हवा बहना बंद हो गई, ये अपशगुनी पक्षी है और अब हम फंस जाएंगे वापस से इस समुद्र में, हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि जब हवा नहीं चलेगी तो जहाज चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें सस्पेंस भी है कि भाई क्यों मार दिया उसने, तो ये बाद में क्लियर होता है, इधर क्लियर नहीं होता पहले पार्ट में। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन का मतलब कुछ बुरा होने वाला है उसका पहले से आभास होना। देखो फर्स्ट पार्ट है ना पोएम का, उसने एक बड़ी अजीब सी टोन सेट कर दी है पूरी पोएम के लिए, बची हुई पोएम के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो फर्स्ट पार्ट के एंड में एल्बर्टस को मार देता है तो हमको खुद को आइडिया लग जाता है कि अब कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि एक भोले वाले जब प्राणी की हत्या होती है ना तो उसके बाद में कभी भी अच्छी घटनाएं नहीं होती हैं बेसिकली, उसकी सज़ा तो मिलेगी। तो वही चीज़ होती है बेसिकली बाद में मैरिनर के साथ में और उसके नाविकों के साथ में कि वो सब बिल्कुल एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, मतलब भूख से तड़पने लग जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं वो बेसिकली। तो ये एल्बेट्रॉस जो है ना इसकी मृत्यु मतलब इसकी मर्डर के बाद में एक तरीके से हमको ये आभास होने लग जाता है अब कुछ बुरा होने वाला है, तो ये प्रीमोनिशन को शो करता है। स्ट्रक्चर राइम स्कीम क्या है पोएम की, देखो पहला जो पार्ट है बेसिकली इसमें 82 लाइन्स हैं, ठीक है, ये मोस्टली क्वाट्रेन्स में लिखी गई है, 4-4 लाइन के स्टैंजर्स में लिखी गई है और ए बी राइम स्कीम उसमें फॉलो की गई है। इसमें इंटरनल राइम भी है, जैसे कि द शिप वॉज चीयर्ड लेबर हार्बर क्लियर्ड, एक ही लाइन है, द शिप वॉज चीयर्ड हार्बर क्लियर्ड, तो चीयर्ड और क्लियर्ड ये लाइन के अंदर ही राइमिंग हो रही है, जैसे बोलते हैं इंटरनल राइमिंग कि एक तो राइमिंग होती है कि लाइन के आखिरी शब्द देखा और दूसरी लाइन का भी आखिरी शब्द देखा, ये है एंड राइमिंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एंड राइमिंग। जैसे कि मैं एंशिएंट मैरिनर का पार्ट फर्स्ट ओपन करता हूँ, ठीक है ना, तो ये एंड राइमिंग होगी कौन सी, मैरिनर को हम देंगे A3, मैरिनर और 3 की तुकबंदी बैठ रही है नहीं, तो इसको B देंगे I, ठीक है, आई की किसी तुकबंदी बैठ रही है नहीं, सी, तो मी, 3 और मी, तो ये हो गया बी, 3 और मी, तो ये A B C B। ऐसे ही वाइड को हम दे मान लो ई, किन F, सेट G, EFG, क्योंकि ई अलग है, वाइड का किसी से मैच नहीं हो रहा, किन का किसी से मैच नहीं हो रहा और सेट का भी किसी से मैच नहीं हो रहा, ऊपर राइमिंग नहीं हो रही, तो EFG और डिन, किन और डिन, तो ये एफ, तो ठीक है। तो ये राइम स्कीम होगी नॉर्मली। अब जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, जैसे ये द शिप वॉज चीयर्ड एंड हार्बर क्लियर्ड, तो ये चीयर्ड और क्लियर्ड अंदर भी राइमिंग हो रही है, लाइन के अंदर भी राइमिंग हो रही है, तो इसे इंटरनल राइमिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी इंटरनल राइमिंग पोइट ने इसमें भी इस्तेमाल की है, ठीक है। तो ये अपना राइम स्कीम और स्ट्रक्चर हो गया पोएम का। तो बच्चों ये हो गया ओवरऑल अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए हो तो आपको नोट्स www.rguruji.in की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।